है एवरीवन, आप देख रहे हैं भीष्म जीएस। हम लोग इंडियन इकोनॉमी में यूपी ट्रिपल एस सी का कोर्स पूरा कर रहे हैं। इंडियन इकोनॉमी में हमने पहली योजना देख ली थी, पंचवर्षीय योजना, दूसरी देख ली थी, तीसरी देख ली थी, जिसमें मॉडल बताना मैं भूल गया था। इसमें देख लीजिए मॉडल, कौन कौन से मॉडल थे। पहला मॉडल था हैरी डोमेन, दूसरा मॉडल नेहरू मानलोविस, और दूसरा सुखमयी चक्रवर्ती मॉडल, जो फेल कर गया था पूरी तरीके से। मॉडल देख लीजिए। आज हम जो 3 साल का ये जो योजना अवकाश था वो हम पढ़ेंगे। देखिए, 3 साल के योजना अवकाश में हम लोगों ने एक भारतीय कृषि अनुसंधान केंद्र की स्थापना की नई दिल्ली में। इसके डायरेक्टर थे MS स्वामीनाथन। हाई यील्ड वेरिएशन के हम लोगों ने वैरायटी के गेहूँ बनाए क्या, ये नॉर्मल बैलोग थे। इन्होंने मैक्सिको में एक उत्पादन किया था जब हमारे यहाँ भयंकर सूखा पड़ गया था। मैंने बताया था ना पिछले वाले में, तीसरी पंचवर्षीय योजना जो हमारी फेल हो गई थी, उसका मेन कारण यही था कि 1966 में बहुत बड़ा सूखा पड़ गया था, जिसके कारण हमारे यहाँ गेहूँ और चावल की कमी हो गई थी। और एक उस समय में अमेरिका में उगे थे ये नॉर्मल बैरलॉग, ये मैक्सिको के रहने वाले थे। इन्होंने गेहूं की नई फसल बनाई जिससे कि पौधे छोटे रहेंगे और उत्पादन बढ़ेगा, और बीज भी अच्छे रहते थे इनके। इनको मिला था, नोबेल प्राइज़ भी मिल चुका था इनको, देख लीजिए आप। हम जो लेकर आए थे गेहूं, उसमें कल्याणी और सोना था, जो कि मैंने आपको पिछले वाले लेक्चर में बताया था कि कल्याणी और सोना रहता है। क्या हमारा गेहूं क्या करता है, कल्याण, तो उसका नाम कल्याणी, और सोने की तरह दिखता है हमें तो सोन। तो इसमें चावल रह गया, चावल, जया और सुषमा, सबकी पसंद निरमा, बताए थे ना, जया और सुषमा, वही है चावल। इसकी भी बहुत बढ़ गई थी रीच। और इनको सक्सेस कहाँ मिली थी, पंजाब में मिली थी और यूपी के वेस्ट यूपी में इनको रीच मिली थी। देख लीजिए, यही था। अब हम लोग चौथा योजना आयोग देखेंगे, चौथी पंचवर्षीय योजना देखेंगे, आत्मनिर्भर। चौथी पंचवर्षीय योजना देख लीजिए, 1969 से 1974 तक उद्देश्य था आत्मनिर्भर बनना। जब मोदी जी कहते हैं आत्मनिर्भर भारत, ये इंदिरा गांधी जी ने 69 में ही सोच लिया था, और इसका उद्देश्य रखा गया था पंचवर्षीय योजना का आत्मनिर्भर भारत। मॉडल दिया था LN मानते ने। वाणिज्य बैंक को अर्थव्यवस्था की चाबी बोला था, अर्थव्यवस्था की चाबी बोला था। और LK झा कमेटी बनाई गई थी, जिसके द्वारा बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था 1969 में। LK झा समिति ने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया था, जिसमें से 14 बैंकें राष्ट्रीयकृत की गई थी। ये क्यों की गई थी, गांव तक वित्तीय सुविधा पहुंचाने के लिए। क्योंकि जो पहले गांव के लोग थे वो बैंकों पे इसलिए यकीन नहीं करते थे क्योंकि बैंकें उनका पैसा लेकर भाग जाया करती थी, और बैंकों का कोई भी एक ऐसा कानून नहीं बना था जिससे हम पैसे को कंट्रोल कर सकें। जहाँ तक कि हमारी RBI बन चुकी थी, मगर हमारे पास बैंक इतनी ज़्यादा नहीं थी। तो हमने क्या किया, हमने 50 करोड़ से अधिक का लेन देन करने वाली बैंकों को, निजी बैंकों को, 50 करोड़ से अधिक लेन देन करने वाली निजी बैंकों को हमने राष्ट्रीयकरण कर दिया उनका, वो गवर्नमेंट बैंक हो गई। और फिर दूसरा कारण ये भी था असमानता दूर करना। देख लीजिए, यही आपकी चौथी पंचवर्षीय योजना है। पांचवी पंचवर्षीय योजना है 1774 से 1778 तक, 1974 से 1978 तक। उद्देश्य था DP धारदार मॉडल। इसमें हमने RBI
आरआरबी की स्थापना की थी, जिसमें केंद्र का 50% पैसा लगेगा, राज्य का 15% रहेगा, और जो स्पॉन्सर करेगा, जो भी बैंक स्पॉन्सर होगा उसका 35%। स्पॉन्सर बैंक का मतलब होता है जैसे इलाहाबाद बैंक, ठीक है, और जैसे और भी कोई बैंक हो गई जैसे आईसीआईसीआई बैंक, तो उसमें कितना है, 50% सेंट्रल का पैसा है, 35% राज्य, ओ नहीं सॉरी 15% राज्य, 35% स्पॉन्सर, समझ रहे, जो कि लिखा हुआ है। और 2 अक्टूबर 1975 को 5 आरआरबी खोले गए, जिसमें भारत का पहला जो आरआरबी था यूपी के मुरादाबाद में खोला गया था प्रथमा नाम बैंक से। आपको याद होगा 1975 में ही इंदिरा गांधी जी का जो चुनाव था उसे वैलिड नहीं माना गया था, उसे निरस्त कर दिया गया था। तो इसी में इंदिरा गांधी जी का वो हो जाएगा, चुनाव खराब हो जाएगा इसमें, मतलब उनको हटा दिया गया था। 20 सूत्री कार्यक्रम भी इसी में रखे गए थे। 20 सूत्री कार्यक्रम भी इसी में रखे गए थे, और जनसंख्या निवारण कार्यक्रम भी इसी में आया था। इसी में आपातकाल भी लगा था, जब इनका हटा दिया गया था इनको, तभी तो आपातकाल की घोषणा की थी। आपातकाल की घोषणा, आपातकाल 1975 का आपातकाल को आप जानते होंगे, इमरजेंसी का समय। तो फिर जब चुनाव हुए तब जनता पार्टी की सरकार आई थी, जनता पार्टी की सरकार आई थी, आपको याद होगा। उसमें पीएम हमारे गैर कांग्रेसी बने थे, उसमें कांग्रेस के कोई नहीं थे। मोरारजी देसाई जी का नाम सुना होगा आपने, वो जनता पार्टी से थे। अब जनता पार्टी से फिर हट के भाजपा भी बनी है, बहुत सी पार्टियां इसी से टूट के बन गई। देख लीजिए, यही इतना था 1975 का। सिक्स ईयर प्लान 1980 से 1985, जो हमने पिछला वाला पढ़ा था, 5वां प्लान 78 तक था। 2 साल का फिर अवकाश लिया गया था। 2 साल का अवकाश के बाद कितना हो जाएगा, 78 + 2 = 80 हो जाएगा। तो इसीलिए छठवां जो पंचवर्षीय योजना चलेगी वो 1980 से 1985 तक चलेगी। इसका उद्देश्य क्या था, आत्मनिर्भर एवं आत्मशक्तिशाली। जो आज हम आत्मनिर्भर की बात करते हैं वो इसी के मॉडल से आया था। इसमें हम किस पे ध्यान देते हैं सबसे ज़्यादा, आयात और निर्यात पे। हम जब तक कोई चीज़ इंपोर्ट और एक्सपोर्ट नहीं करेंगे तब तक हमारे देश का जीडीपी बढ़ना बहुत मुश्किल है। इसीलिए हमने ये बैंक का भी स्थापना की थी, एग्जिम बैंक, जिसका मतलब ही यही था, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट बैंक, ठीक। और ये एक सिर्फ नाबार्ड बैंक की भी स्थापना की गई थी, जिसका मतलब ही था राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण बैंक। राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण बैंक 2017 में सार्वजनिक बैंक कितनी थी हमारी, 27 बैंक थी। जो आज 2021-22 बोल सकते हो, 2021-22 में 12 बैंकें रह गई हैं जो सरकारी बैंकें हैं, सरकारी बैंकें हैं जो। और इसमें ये हमारा द्वितीय चरण था राष्ट्रीयकरण का, बैंकों का। ये 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। हमने जो पहला, ये दूसरा चरण है ना, पहला चरण हमारा कौन सा था, अभी मैंने बताया कुछ देर पहले। पहला चरण हमारा चौथी पंचवर्षीय 5 ईयर प्लान में मैंने बताया, ठीक। पहला जो था राष्ट्रीयकरण पहला वाला चौथी 5 ईयर प्लान में था। जो दूसरा हुआ वो छठी में हुआ। 7वीं पंचवर्षीय योजना 1985 से 1990 तक। इसमें हम लोगों ने देखा कि डाक स्पीड पोस्ट से भेजे जाने लगे थे। इसमें इसका उद्देश्य था रोजी रोटी एवं उत्पादन जो भी हो रहा था रोजी रोटी का, उस समय थोड़ा सा हम लोग एग्जिम जो बैंक खोली थी हमने इंपोर्ट और एक्सपोर्ट में हम लोगों ने गेहूं का एक्सपोर्ट हो गया और आयात कई चीज़ें की थी। फिलहाल
जो आज हमारे यहाँ प्रधानमंत्री आवास विकास योजना जो चल रही है, असली नाम उसका ये था पहले, इंदिरा आवास योजना। इसके अंतर्गत हमें आवास के लिए धन उपलब्ध कराया जाता था। जो पैसा आज दिया जा रहा है ना प्रधानमंत्री आवास विकास योजना के अंतर्गत, जो हमें 2.5 लाख रुपए मिलते हैं, या कोई गरीब है, हमें क्या, जो गरीब लोग हैं उन लोगों को जो 2.5 लाख रुपए मिलते हैं वो इसी योजना के अंतर्गत मिलते हैं। जो इसका आज नाम बदल गया है, प्रधानमंत्री आवास विकास योजना हो गया है, जो पहले था इंदिरा आवास योजना। ठीक। जवाहर रोजगार गारंटी योजना चालू की गई। जवाहर रोजगार गारंटी योजना, उस समय बेरोजगारी बहुत ज़्यादा हो गई थी। 1992 की आपने मूवी देखी होगी, हाय हाय मजबूरी, समझ गए ना, जिसमें कहता है महंगाई डायन भी हो चुकी थी उस समय। केंद्रीय ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम भी चलाया गया था, जो हम 2 अक्टूबर का आज चलाते हैं, ठीक है ना। निवेशकों के लिए सेबी बैंक खोली गई थी, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया जिसका नाम था सेबी। आप इस बैंक को ज़रूर याद रखिएगा, कब खोली गई थी, 85 में। आप इसको ज़रूर याद रखिएगा, बहुत ज़रूरी है ये। डायरेक्ट पूछ लेगा कि किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत सेबी बैंक की स्थापना हुई, तो 7वीं पंचवर्षीय योजना के कब खोली गई, 1988 के अंतर्गत। ये इस और ये भी पूछ सकता है कि इसका उद्देश्य क्या था, 7वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या था, तो उद्देश्य था रोजी रोटी एवं उत्पादन। देख लीजिए, क्योंकि क्वेश्चन किसी भी माध्यम से बन सकता है। ये भी पूछ सकता है कि भाई कि डाक स्पीड पोस्ट से कब भेजे जाने लगे, ठीक है। 1991 से 1992 तक अवकाश जो चला था, अभी हमने जो योजना पढ़ी 7वीं, वो 90 तक ही थी, हाँ। अब हम योजना अवकाश पढ़ेंगे। जो 2 साल का योजना अवकाश था, उसमें हमारे पीएम थे पीवी नरसिम्हा राव, जो अर्थशास्त्र के जनक माने जाते हैं। ये जान लीजिए कि अर्थशास्त्र के ज्ञाता थे ये। और एक नाम आता है, जो फाइनेंस मिनिस्टर थे हमारे, मनमोहन सिंह। इन दोनों ने उस समय में हमारे देश की अर्थव्यवस्था को संभाला था, क्योंकि उस समय हमारे पास खाने को खाना था सिर्फ 5 दिन के लिए। हम 5 दिन ही खा सकते थे, हमारे पास पैसे ही नहीं बचे थे। क्यों? क्योंकि उस समय यूएसएसआर का विघटन हुआ था। यूएसएसआर हमें दे दिया करता था खाना पीना क्या, गेहूँ चावल समझ लो। तो इनसे दोस्ती अच्छी थी। इनका युद्ध के कारण समझ लीजिए, जब यूएसएसआर का विघटन हुआ, आज जो रसिया है, पहले जो यूक्रेन आप देख रहे हैं आज जो युद्ध चल रहा है, ये सब पहले रूस के हिस्सा हुआ करते थे। तो इनका विघटन हो गया 1991 में। और दूसरी चीज़, और खाड़ी देशों में भी लड़ाई होगी। उन्होंने हमें तेल की सप्लाई भी बंद कर दी थी उस समय, क्योंकि हमारे वो ये कह रहे थे पहले पुराने ड्यू आप चुकाइए, तब आपको तेल दिया जाएगा। और हमारे पास भी खाना खाने के लिए पैसे बहुत कम बचे थे। तो इसीलिए इन दोनों ने, पीवी नरसिम्हा राव और डॉक्टर मनमोहन सिंह, ये पूछ जरूर लिया जाता है कि पीवी नरसिम्हा राव कब पीएम बने। 1991 से 1992 तक बोल सकते हैं, कोई भी बोल सकता है, ठीक। एलपीजी मॉडल, लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन और प्राइवेटाइजेशन, जो हम लोगों ने बहुत ध्यान दिया था जिससे हमारी अर्थव्यवस्था दोबारा से बिल्ड हुई। ये सिर्फ ये दोनों के कारण हुई थी। जो अर्थव्यवस्था आप देख रहे हैं, लिबरलाइजेशन है, ग्लोबलाइजेशन है और प्राइवेटाइजेशन जो आज है। कोई भी आदमी, पहले जो प्राइवेट कंपनियां खुलती थी, उनको खोलने के लिए बहुत हार्ड वर्क करना पड़ता था, रजिस्ट्रेशन ही नहीं मिलता था। हमारी सरकारें रजिस्ट्रेशन ही नहीं देती थी। क्यों? क्योंकि हम लोग बहुत उभरे ही थे प्राइवेटाइजेशन से। कैसे? जब अंग्रेज अब आए थे, तो वो व्यापार के लिए ही तो आए थे, प्राइवेट कंपनी, उन्होंने हमारे ऊपर राज किया, तो इसीलिए हम डरते थे। प्राइवेटाइजेशन के कारण हम डरते थे, तो हम थोड़ी सी छूटें भी दे दी। हमारे पास छूट नहीं थी, जो प्राइवेट भी थी उनके पास छूट नहीं थी, फिर हमने छूटें दी, ज़्यादा छूटें दे दी कि अब कोई भी प्राइवेट एजेंसियां खोल सकता है, या कोई भी प्राइवेट वो फैक्ट्रियां डाल सकता है। समझ रहे हो? ये सब किया गया था। तो उसी समय जीडीपी को एक नंबर बताने वाले पाक
पाकिस्तान के एक अर्थशास्त्री थे महबूब अल हसन। ये एक अर्थशास्त्री पाकिस्तान में हुए थे जिन्होंने बताया था, ये इन्होंने ही ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जारी करने को बोला था। प्रति व्यक्ति आय, स्वास्थ्य व शिक्षा, इन्होंने 3 पैमाने में देश को रखा। इन्होंने 3 पैमाने में देश को रखा, 0 से 0.49 अविकसित, मतलब 50% से जो नीचे है वो अविकसित देश की श्रेणी में आ जाएगा, और जो 0.5 से 0.79 यानी 79% या 80% जान लीजिए, जो जिनका पैमाना 8 तक है, 5 से 8 तक समझो, 0.5 से 0.79 यानी 8 तक, वो विकासशील देश में आ जाएगी। जैसे हमारा देश भारत विकासशील ही तो है, और ये अमेरिका ब्रिटेन के ऊपर यूज होता है विकासशील। 0.8 से 1 तक ये देख लीजिए। और ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस में हमने, ये ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस 1944 में भी, तो हमने वर्ल्ड बैंक की स्थापना की थी। हमने क्या, अमेरिका ने वर्ल्ड बैंक की स्थापना की, जिसको कोई धन वन, जिसको भी जिस देश के पास पैसे नहीं वो पैसे ले सकता है इससे। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की व्यवस्था की गई उसी समय अमेरिका द्वारा, और गेट को ILO बनाया गया, समझ रहे हैं, इंटरनेशनल देख लीजिए आप, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। ILO नहीं है ये, तो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन हो गया, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है ये, तो इसका नाम बदल गया था। हाँ, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन इसका नाम है। ILO तो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन हो गया। और ILO का मतलब ही समझिए, ILO 1919 में। इसका 100वां बर्थडे 2019 में मनाया गया था, ये याद रखिएगा। ये पहला ऑर्गेनाइजेशन है जो विश्व युद्ध के बाद भी कंटिन्यू रहा था। ब्रिटेन में सबसे पहले दिखा था इसका असर, जितने लेबर थे वो सब रोड पे आ गए थे 1919 में ILO का। ठीक है, आपको ये भी इंफॉर्मेशन मिल गई। अब हम 8वीं पंचवर्षीय योजना पढ़ेंगे। 8वीं पंचवर्षीय योजना देख लीजिए, ये सबसे सफल पंचवर्षीय योजना मानी जाती है। ठीक है, स्थिरता के साथ विकास, मतलब स्टेबल होकर विकास। इसकी पहली प्राथमिकता क्या थी? पहली प्राथमिकता थी मानव विकास। सबसे सफल योजना पेपर में आ सकता है कि सबसे सफल योजना कौन सी थी, तो हमारी 8वीं पंचवर्षीय योजना सबसे सफल पंचवर्षीय योजना थी। बाकी आपको देखने की ज़रूरत नहीं है, बाकियों का आपका उद्देश्य पता होना चाहिए, बस जो मैंने लिख दिया है देख लीजिए। 9वीं पंचवर्षीय योजना उद्देश्य था विकास के सामाजिक न्याय। 10वीं समावेशी विकास। 11वीं पंचवर्षीय योजना क्या थी? तीव्रता एवं अधिक समावेशी विकास मैक्सिमम ग्रोथ रेट। जितना हमारा ग्रोथ रेट बढ़ रहा था, समझ उतना ही, जितनी हमारी ग्रोथ रेट बढ़ेगा उतना ही रुपया मजबूत होगा हमारा। ठीक है। 12वीं पंचवर्षीय योजना तीव्रधारणी एवं अधिक समावेशी विकास। अब देख लीजिए योजना के अध्यक्ष कौन होते हैं? हमारे PM जी। पहले कौन थे? गुलजारी लाल नंदा जी। ठीक है। अब इसको फिर हम लोगों ने, मतलब क्या नाम, प्रधानमंत्री जब सत्ता में आए 2014 में, उन्होंने फिर पंचवर्षीय योजना हटाकर नीति आयोग का, योजना आयोग हटाकर नीति आयोग की स्थापना की। जो पहले मॉडल हम लेकर चलते थे उसको लेकर चलते थे हम टॉप टू बॉटम। टॉप टू बॉटम चलता था पहले। और जो
अब मॉडल आया था नीति आयोग जो था वो बॉटम टू टॉप चलता है। जो हमारा प्रेजेंट टाइम में चल रहा है नीति आयोग द्वारा नई नई वो भी निकाली जाती है, सर्वे भी निकाले जाते हैं कि कौन सा विद्यालय सबसे अच्छा कर रहा है या कौन सा प्रदेश अच्छा कर रहा है। समझ ना, नीति आयोग का कार्य बढ़ गया है, जिम्मेदारियां इनकी बढ़ती गई हैं। इसीलिए अगर आपको चैनल अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।